तो देख लेते हैं कि किस तरह से हम डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड के साथ साथ। क्या डाउनलोड पहले करेंगे और फिर उस सेटअप को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो आपने क्रोम पे जाना है, ठीक है, और आपने क्रोम पे लिखना ये है कि डेव सी प्लस प्लस, सिंपल आपने लिखना है डेव सी प्लस प्लस, DEVC प्लस प्लस, एंटर कर दें। ठीक है, ये फर्स्ट लिंक जो आएगा ना आपके पास, ये वाला sourceforge.net, हाँ sourceforge.net के नाम से, यहाँ पे आपके पास ये खुलेगी वेबसाइट, डाउनलोड कर लें। सही है, या आप सिंपल अगर आप किसी और वेबसाइट से लेना चाह रहे हैं, कोई और वर्जन लेना चाह रहे हैं, फाइल एपो से आमतौर पर डाउनलोड करना आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एक बटन बना होता है डाउनलोड का, ये डाउनलोड का बटन है। ठीक है, डाउनलोड कर लें, बस इंस्टॉल हो गया। ये वेबसाइट भी बहुत सिंपल है, ईजी है, बट यहाँ पे थोड़े से ये अजीब अजीब से बटन होते हैं, तो स्टूडेंट सोचते हैं यार ये सर पता नहीं क्या है, या कोई प्रॉब्लम तो हो जाए। डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दें सिंपली। ठीक है, और बस ये डाउनलोड। क्या प्रॉब्लम आ रही है फाद मेरी आवाज़ में? अभी बताओ। और पहले? अच्छा, जो लोग नए हैं ना, बेनिश आई थिंक अभी नई है, इन्होंने कुछ क्लासेस नहीं ली है हमारी पहले की। ठीक है बेनिश, हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन किया था लास्ट क्लास के अंदर। सही है, और आज की क्लास के अंदर हम कोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कराऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज लास्ट टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करके और देन फिर आगे बढ़ूँ। तो हम डेव सी प्लस प्लस का सेटअप डाउनलोड बना लेते हैं। बिल्कुल फ्री है, ये भी मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन नहीं लो। ये मैंने यहाँ डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो, ये डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड हो गया। जहाँ पे भी ये सेव है ना, इसकी लोकेशन पे जाओ। अच्छा, ये डाउनलोड हुआ ही नहीं, डाउनलोड हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बट नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह अकबर, सिर्फ 78 केबी। यार मेरा कोई कसूर नहीं है, पता है, इंटरनेट मेरा बिल्कुल सही चल रहा था अभी सुबह तक, पता नहीं क्या हुई एकदम से कनेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया ये। मतलब 70 केबीज की स्पीड आ रही है यार, ये गलत है बहुत। चलो कुछ बड़ा। 2 मिनट की तो हैसियत ही नहीं है, 2 मिनट लग रहे हैं इसको, इतनी कम स्पीड आ रही है। 6 मिनट, अल्लाह अकबर। यार ये सी लैंग्वेज का बेसिकली, ये सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर है। ठीक है, अब तुम चाहो तो सी प्लस प्लस भी इसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है, और सी लैंग्वेज भी टाइप कर सकते हो। सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स होते हैं ना, उसमें सी लैंग्वेज कंपाइल हो जाती है, या सी लैंग्वेज में तुम प्रोग्राम उसमें लिख सकते हो। जो भी सी प्लस प्लस के कंपाइलर्स या उसके कोड एडिटर्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उसमें तुम सी लैंग्वेज का कोड बहुत आराम से लिख सकते हो। ये खास बात होती है, वरना फिर तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं, अगर तुम नोट पैड में भी चाहो ना तो सी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। बहुत ज़्यादा मसलों से मुराद ये है कि तुम्हें जगह जगह जाके पाथ सेट करनी पड़ेगी, यानी तुम्हें एक लोकेशन सेट करनी पड़ती है बार बार। सही है, तो इस सब कुछ से बचने के लिए ना हम कोशिश करते हैं कि हम यूज़ करें डेव सी प्लस प्लस को। डेव सी प्लस प्लस सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेता है। अटेंडेंस बहुत कम है क्लास की आज, सिर्फ 7 लोग हैं क्लास में।
अच्छा भाई, अब अटेंडेंस ज़रा से यकीनी बनाए आप लोगों की। अब आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस ज़रा यकीनी बनाएं। अब ईद गुजर जाएगी, अब पढ़ाई की तरफ वापसी। ठीक है। और अब मुझे पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ेगा अगर अटेंडेंस सही से नहीं होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाएं और क्लासेस सारी अटेंड करें। और मंडे को जो भी सेशन नहीं हो पाया वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के अंदर रखेंगे, ईद की छुट्टियों के बाद। ठीक है। मे बी वेंसडे को या फ्राइडे को सेंटर बुला रहा हूँ मैं। ठीक है। मे बी शायद वेंसडे को मैं सेंटर बुलाऊँ, तो ईद के बाद जो भी सेंटर खुलेगा ना, मैं पता करूँगा। अगर कोई और टीचर उसे नहीं बुला रहे होंगे तो फिर मैं सेंटर बुलाऊंगा वेंसडे को या फ्राइडे को। तो आप लोग तैयार रहिएगा ज़हनी तौर पे। ऐसा ना हो कि सर मैं अपनी खाला के यहाँ गया हुआ हूँ, मैं अपने मामू के यहाँ गई हुई हूँ। ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लगा रहा है। नहीं 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 नहीं, छुट्टी आज के बाद से छुट्टी बस। अब ट्यूसडे को सेंटर खुलेगा तो तुम लोगों की क्लास वेंसडे वाले दिन होगी। मंडे को भी छुट्टी है। बस कि जल्दी से हो जाए, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है यार। थोड़ा सा रह गया है बस, 2 मिनट। बहुत हल्के हल्के हो रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि अगली मीटिंग में ही ये हो पाएगा। अभी ये जो मीटिंग हमारी ख़त्म होने वाली है ना जूम की, ये पूरी हो जाएगी और अगली मीटिंग के स्टार्ट में भी ये हो ही रहा होगा। एक मिनट से भी कम रह गया है। अच्छा, ये तो होने वाला डाउनलोड। ठीक है। मैं यहाँ पे मीटिंग डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ खुद से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरे इंस्टॉलेशन के अंदर ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाए। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फ़ौरन से दोबारा ज्वाइन करूँ। जल्दी से सब लोग ज्वाइन करते हैं ताकि फिर मैं इंस्टॉलेशन वाला जो सीन है ना वो कर सकें। अच्छा जी। ईसा से कहेंगे ज्वाइन कर ले। डिस्कनेक्ट हो गया ईसा। ईसा से, बिनिश से और महक और फात वगैरह से कहते हैं। उमैमा नहीं है, अमसा नहीं है। अच्छा, उमैमा को तो इंटरनेट का इशू था। खैर, जल्दी जल्दी कनेक्ट करना भाई।
ओ, चलो खैर, मैं कोशिश करता हूँ, रिकॉर्ड तो हो रही है ना ये क्लास, मैं कोशिश करता हूँ कि समझे दोबारा। सही है। अच्छा, खैर, हम यहाँ पे थे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ये जिस फोल्डर में है, मैं आप लोगों को ये तो खैर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली ना इसकी इंस्टॉलेशन कर दी है। तो मैं इस पर एंटर करूँगा यहाँ पे, और यस, सही है। और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से इसको इंस्टॉलेशन के बाद खुद ही आ जाएगा। इंग्लिश में ही रहने दें और ओके कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, आई एग्री। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट सेलेक्टेड ही हैं तो छोड़ दें इसको, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नॉर्मल सी लैंग्वेज, ये सी ड्राइव में ही सेव होती हैं सारी सारी जो फाइल, सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज, सी फाइल सी में इंस्टॉल होते हैं। इसको भी वहीं होने दें। ठीक है, कुछ टाइम लेगा ये और इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये कोई हैवी मतलब कोई ऐसा हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है ये। अच्छा, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो आपको ड्रीम वीवर से भी इजी इजी लगेगा ये इंशाल्लाह। ड्रीम वीवर से भी ज़्यादा इजी है ये, और ज़रा कम हैवी है। ये इंस्टॉलेशन हो गई है। डेव सी प्लस प्लस को ये वर्जन जो है ना वो ये रन कर देगा। मैं जब फिनिश करूँगा तो चेक की वजह से ये इसको स्टार्ट भी कर देगा। सही है। अच्छा, ठीक है। थीम आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको ओरिजिनल पे रखता हूँ आमतौर पे। ठीक है, स्टार्ट कर दो। इसमें थीम्स के ऑप्शन होते हैं, बटन बटन हैं, ये इस तरह के बटन हैं इसके। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, क्लासिक प्लस थीम वगैरह जो है ना, कलर वगैरह वो आप चेंज कर सकते हो। मैं तो डिफ़ॉल्ट के साथ काम करता हूँ, तो मैं फिलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये विंडोज़ की ओपन हो गई। अब कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा तो नया प्रोग्राम एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्रोग्राम में देख रहे हैं आप लोग, ये ऐड हो गया। सही है। अब जब न्यू प्रोग्राम ये ऐड हो गया ना, तो मुझे एक मिनट दें ज़रा, मेरे पास माउस है एक्सटर्नल। मैं ज़रा माउस से इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो ज़रा इंक्रीज कर लूँ। सही है, तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज ज़रा इंक्रीज हो गया। अब ये आपके पास, आपने इस पे टाइपिंग करनी है, यानी हम जो कोड करेंगे वो इस आईडीई पे करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। अभी सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि ज़ाहिर कोडिंग मुझे इस आईडीई पे करनी है जो कि रेफ सी प्लस प्लस है। किस तरह से करते हैं, देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं ना, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उस स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उन स्टेप्स में आती हैं हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वो तमाम हेडर फाइल्स या वो तमाम लाइब्रेरीज कॉल करते हैं जिनकी हमारे प्रोग्राम को ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं नोट पैड पर इतफाक मतलब टाइप भी कर देता हूँ आसानी के लिए। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। राइटिंग अ सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज है, राइटिंग अ सी प्रोग्राम। अच्छा, जो नए हैं ना, जो लोग आज फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, उनके लिए एक बात बता दूं कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिकली, और ये सिस्टम्स की डेवलपमेंट के लिए बनी थी। डेनिस रिची नाम के एक डेवलपर से 1970s के अंदर ये लैंग्वेज बनी थी। बेल लैब्स नाम की एक कंपनी थी उसके अंदर। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, विंडोज़ है। यूनिक्स पहले यूज़ किया जाता था काफ़ी ज़्यादा, तो यूनिक्स की जो डेवलपमेंट होती थी ना, उसके लिए ये लैंग्वेज रिलीज़ की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है। अच्छा, हुआ ये था कि
लैंग्वेज बन गई, फिर उसके बाद इसे क्या किया, जनरल पर्पस के लिए यूज़ करने किया जाने लगा, नॉर्मल जो पर्पसेस हमारे थे उसके लिए यूज़ किया जाने लगा। अभी भी सी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई या सी लैंग्वेज का कोई स्कोप नहीं है या बिल्कुल लावारिस है सी लैंग्वेज, नहीं। बाकायदा रोबोटिक्स के अंदर और एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर अभी भी सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज बिल्कुल ख़त्म हो गई, गायब, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। असल में सी लैंग्वेज ना हार्डवेयर के साथ, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बोर्ड्स होते हैं, कंट्रोलर बोर्ड्स होते हैं, इनके साथ बहुत अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज करती है। क्योंकि ज़ाहिर है ये भी सारे जो बनते हैं इनके ऊपर यानी इन पर आप सी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज कर सकते हो इनके साथ, या ये कह सकते हो कि सी लैंग्वेज की सिंक्रोनाइजेशन इनके साथ बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी जो दोस्ती होती है इनकी आपस में, ठीक है। तो अभी भी सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इवन हमने रोबोटिक्स पे काम किया था, तो उस वक्त हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमने एक रोबोट बनाना है मूविंग, ठीक है। तो उसमें हमने सी लैंग्वेज पे ही काम किया था। ऐसा नहीं है कि हमने कोई और लैंग्वेज यूज़ की थी, पाइथन, सी शार्प, हालांकि उस टाइम पे भी सी शार्प भी आती थी, मुझे पाइथन भी आती थी और डिफरेंट लैंग्वेजेस आती थी। बट हमने काम किस पे किया था, हमने काम उस वक्त भी किया था सी शार्प पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सी लैंग्वेज है वो कोई हल्की लैंग्वेज है, उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। सी लैंग्वेज का स्कोप है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर सी लैंग्वेज, वही वाली बात है कि प्रोग्रामिंग की नीड ही क्यों पड़ती है भाई, हमें प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सही है। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्यों बनते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अच्छा, मैंने स्लाइड्स लास्ट क्लास के अपलोड किए, अगर आप लोगों को कुछ रिवाइज करना थ्योरेटिकली तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करूँ मैं इस लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर अगर मैं आपसे अगर सही बात करूँ ना, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत भी आप लोगों को याद है, तो लिटरली अगर जिस बंदे ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, उसके लिए यहाँ सी लैंग्वेज में दो से तीन चीज़ें हैं जो नहीं है, नहीं दो से तीन चीज़ें, चार चीज़ें, फोर थिंग्स आर न्यू, पॉइंटर्स, टू डायमेंशनल एरेज, स्ट्रिंग्स और फाइल हैंडलिंग, शायद, बस, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है। एरेज भी आप लोगों ने पढ़े में, लेकिन टू डायमेंशनल एरे जो है वो आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पे नए होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नया नहीं होगा, सही है। तो इंशाल्लाह हम इसको भी आगे लेके चलेंगे और देखेंगे जिस तरह से मैक्सिमम हो सकेगा हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर मैं असाइनमेंट्स दूंगा आप लोगों को, असाइनमेंट्स आप लोगों ने करने हैं लाजमी, ठीक है। और असाइनमेंट्स करके आप लोग, इवन मैं ये कहूँगा कि आप असाइनमेंट गूगल से भी छापो, मसला नहीं है। मैं अगर टेस्ट ले लूँ ना कि मुझे इस असाइनमेंट को आप समझा दो, इसको पार्ट्स में ब्रेक करके मुझे बता दो कि सर यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, बस आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। या मैं कहूँ कि यार अच्छा ये कोड तुमने तो इंटरनेट से देखा है, आप कहोगे हाँ सर, तो मैं कहूँगा यार अच्छा ऐसा करो कि ये कोड तुमने इंटरनेट से देखा ना, इस तरह का मुझे कोड करके दिखा दो अपने सामने, या इसकी लॉजिक मुझे बना के दिखा दो पेपर पे, ठीक है। सो बस बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपने अगर कोड कहीं से लिखा भी है ना, दैट्स ओके, फाइन, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में जाते हैं ना, अब मैं भी अपनी मिसाल लेता हूँ, हमें कुछ नहीं आ रहा होता ना, तो सीधी बात है हम क्या करते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, सही है। क्योंकि जाहिर है अगर हम खुद में कैद होकर रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम दूसरे से हेल्प लेके काम करेंगे, सीखेंगे, हेल्प लेके छापना नहीं है, हेल्प लेके सीखना है, हेल्प लेके सीखेंगे तो फायदा होगा, हेल्प लेके छापेंगे तो कचरा बनेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जॉब भी मिलेगी तो वो बस ऐसी मिलेगी कि यार बस इस एम्प्लॉय को निकालो यार, बस ये निकालो इसको यहाँ से, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनना, हमें ऐसा बनना है कि यार अगर हम छोड़ के भी जा रहे हो ना, तो कंपनी बोले नहीं यार सैलरी डबल कर देंगे आपकी, लेकिन आप छोड़ के नहीं जाओ, सही है। हमें इस तरह का बनना है। और मैंने सबसे कहा था कि अपनी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट करो, तो आप लोगों ने किए नहीं किए। अच्छा खैर, हम स्टेप्स कर रहे थे प्रोग्रामिंग, एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने कहा था सबसे पहला स्टेप था लाइब्रेरीज का, यूजिंग लाइब्रेरीज। अच्छा, चलो देखते हैं। फिर सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप कौन सा होगा। अब आपने लाइब्रेरीज कॉल कर ली, अब मुझे एक प्रॉब्लम मिली। कौन सी प्रॉब्लम, मैंने कहा कि हमूद दो वैल्यूज मैं दे रहा हूँ आपको, ये दो वैल्यूज ऐड करा दो। तो ये मैंने कहा हमूद दो वैल्यूज का एडिशन कराना है, दो नंबर्स में, दो वैल्यूज में एडिशन कराना है, ठीक है, 5 + 4, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम एनालिसिस करोगे, ठीक है, उसको समझोगे कि किस तरह से तुम्हें ये चीज़ें करनी, किस तरह से तुम्हें
ये काम करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सोचो कि क्या क्या करोगे तुम। सबसे पहले तुम क्या करोगे, जब मैं तुमसे कहूँगा कि हमको तुम्हें दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि यार ये दो वैल्यूज़ कैसे ऐड होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो वैल्यूज़ ऐड करने के लिए मुझे माइनस का साइन यूज़ करना पड़े या मुझे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना पड़े, नहीं नहीं, बल्कि प्लस का साइन यूज़ करना है। ये तुमने जहन के अंदर एनालिसिस कर लिया कि ये दो दो वैल्यूज़ हैं, इनको ऐसे ऐसे करना है, इनका आंसर इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। अब एनालिसिस को तुम कोड में तो लिख नहीं सकते, ये तो तुम्हारे जहन में चलेगा ना। और कंपनीज में काम करते हैं तो क्या होता है, पेपर वर्क के थ्रू ये सारा काम होता है। आप जो एनालिसिस करते हो सब कुछ आप पेपर वर्क के ऊपर लेकर आते हो, ठीक है, और देन फिर आप उसके ऊपर कोड शुरू करते हो, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस की आप जो इस तरह के लोग होते हैं वो उनकी जॉब्स यही होती हैं, वो प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं और देन उनका सोल्यूशन पेश करते हैं डेवलपर्स को, देन डेवलपर्स जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन फिर अब कोड के अंदर क्या करोगे, जब तुमने एनालिसिस कर लिया कि दो वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है तो यकीनन यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा कोडिंग में होगा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज या डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। अब तुमने वेरिएबल्स को तो डिक्लेयर कर दिया, तुमने कहा सर तीन वेरिएबल्स बनेंगे यहाँ पे, दो वेरिएबल्स तो दो वैल्यूज के लिए, और एक वेरिएबल वो होगा जिसके अंदर क्या होगी, वैल्यू आएगी इन दो वेरिएबल के एडिशन के बाद, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार, तुमने कहा सर जो दो वैल्यूज तो बताए, मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, अब आप वो दो वैल्यूज बताएं जिन जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। तो मैंने कहा मुझ देखो दो वैल्यूज हैं 5 और 4। तुमने कहा कि तीसरा स्टेप सर बनेगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम वैल्यूज को वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर आया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कौन सा था, फिर तुमने कहा कि सर ठीक है, अब आपने मुझे वैल्यूज भी दे दी और आपने मुझे क्या कर दिया, आपने मुझे ये भी बता दिया कि भाई ये दो वैल्यूज है, इनिशियलाइजेशन भी हो गई, वेरिएबल भी बन गए, एनालिसिस भी हो गया, लाइब्रेरीज भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैं प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो कोड के अंदर फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रोसीजर। फिर हमारे पास आ गया फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, जब ये प्रोसीजर हो जाएगा ना तो अगले स्टेप में यकीनन क्या होगा, आउटपुट। अब वो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आउटपुट या तो मैं तुमसे कहूँ कि यार ये सारा काम करना था, तुमने कहा कि चलो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि इन दोनों का एडिशन ये होगा, तो प्रिंट, या तो आउटपुट या तो कोई प्रिंट। फिर सिक्स स्टेप क्या होगा, सिक्स स्टेप तुम क्या करोगे, प्रोग्राम को एंड कर दोगे, ब्रैकेट्स क्लोज, प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो छठा ये हो गया हमारा एंड, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए। ये फाइल भी हम सेव कर देते हैं तुम लोगों की क्लास के फोल्डर के अंदर, स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम। अभी अभी बताते हैं, ये नोटपैड की फाइल खुली हुई है ना। अब डेव सी प्लस प्लस पे चलते हैं। अब आओ इन सिक्स स्टेप्स के साथ हम यही वाला काम करते हैं, एडिशन वाला, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे ये ओपन करके रखते हैं। तो इसको याद रखना, ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है यूजिंग लाइब्रेरीज। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो वैल्यूज को ऐड करना है और उनका आंसर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरीज के लिए यूज होती है stdio.h, और इसको इंक्लूड करते हैं हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो किस तरह करते हैं, हैश INCLUDE इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, ठीक है। सिर्फ एक ओपन करोगे ना तो दूसरा खुद ही ओपन हो जाएगा। ये देखो मैंने ओपन किया तो ये क्लोज भी खुद हो गया। यहाँ पे लिखोगे stdio.h, इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। मेन, ये मेन मेथड होता है, जो भी टाइप करोगे ना वो इसी के अंदर लिखोगे, इसके बाहर जो भी लिखोगे वो रन नहीं होगा। तो जो भी लिखना है इसके अंदर लिखना है, ठीक है। जो भी कोड तुम्हें एग्जीक्यूट करवाना है ना वो इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, सही है। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो ये तो काम हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा कि मैंने डिक्लेरेशन करनी है। मुझे तीन वेरिएबल्स चाहिए, तो मुझे इंटीजर टाइप के चाहिए। अब यहाँ पे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, लिखते हैं इंट
3 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। मैंने कहा num1, अच्छा ये भी ना हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक मरतबा कोई नाम लिख दिया तो एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग में ही उस वेरिएबल को कहीं और यूज करोगे। 2 कॉमा रिजल्ट सेमीकोलन। इस प्रोग्राम को सेव कर दो। ज़ाहिर है प्रोग्राम को सेव तो साथ साथ करेंगे हम। मैंने कहा प्रोग्राम 1 डॉट सी। हमेशा जब भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम सेव करेंगे तो लिखेंगे प्रोग्राम 1 डॉट सी। यानी प्रोग्राम 1 का तो नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक तो स्पेस नहीं आएगी, प्रोग्राम जो भी नाम लिखोगे प्रोग्राम का, इस पूरी फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एंड में डॉट सी आना लाजमी है, मस्ट है। जैसे सुबह होती है ना हर रात के बाद, ऐसे ही जब भी है प्रोग्राम का नाम लिखोगे कि कोई भी नाम दे दो तो उसके बाद डॉट सी लिखना लाजमी वाजिब होगा, ठीक है। सेव, ये सेव हो गया, डन। अभी तक हमने सब कुछ सही किया। पहला स्टेप हमने कर लिया लाइब्रेरीज का, दूसरा स्टेप हमने कर लिया डिक्लेरेशन का। अब हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। तो तुमने कहा, हमूद ने कहा सर वैल्यूज तो दें, ठीक है। मैसेज किसका है ये? आवाज आ ही नहीं रही है आपको महक, या आवाज स्लो आ रही है? जी आवाज स्लो आ रही है, आवाज आ ही नहीं रही है आपको मेरी? कट रही है, अच्छा। और किसी के पास मेरी आवाज कट रही है? जरा मुझे बताना प्लीज। मुझे लग रहा है बाकायदा हेडफोन खरीदना पड़ेगा मुझे। या तो ये नेक बैंड परेशान कर रहा है या तो कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अच्छा अभी सही है, चलें, गुड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? हमूद ने कहा कि सर आपने कहा था वैल्यूज भी तो देंगे, तो इनिशियलाइजेशन रह गई, तो वैल्यूज तो दें तभी तो इनिशियलाइजेशन करूंगा। मैंने कहा अरे भाई ये लो यार, ये लो। मैंने कहा ये लो, num1 इज इक्वल्स टू, मैंने कहा 5 है, मैंने कहा था ना 5 + 4 कराना है। num1 इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। और num2 इज इक्वल्स टू 4 है। तो मैंने हमूद से कहा, हमूद देखो ये सेकंड स्टेप भी हो गया, ठीक है। इसने कहा कि सर बस अब आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कर दिया ना, अब मैं काम करूंगा। मैंने कहा करो। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे लिखा ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्लस, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रिजल्ट हो गया। कोशिश करेंगे जितने भी प्रोग्राम्स करें ना अभी आगे तक भी, उनको इस तरह स्टेप्स में ब्रेक करके करें, ठीक है। अब स्टेप्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ कमेंट्स करके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हल्के हल्के। अच्छा यहाँ पे कमेंट्स कैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट की तरह, डबल स्लैश, ठीक है। और कमेंट्स करना भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको देखो, डबल फोर स्लैश लिखोगे तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी। सो अभी क्या हुआ कि मैं कमेंट करने लगा हूँ स्टेप 1, स्टेप 1 यूजिंग लाइब्रेरीज, ठीक है जी। स्टेप 2 डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन नहीं, ये तो मैं सिर्फ ये नहीं, हम सिर्फ ये मेंशन कर रहे हैं कि हमने स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखना है ना बार बार, ठीक है। तो हम सिर्फ ऐसे ही मेंशन करें ताकि तुम लोग जो भी प्रोग्राम बाद में देखो ना घर पे अपने पास डाउनलोड करके, तुम लोग को याद आ जाए कि हाँ सर ने इन स्टेप्स में ब्रेक करके हमें प्रोग्राम लिखना सिखाया था। बस इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं होता। स्टेप 3, ठीक है।
और स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था इनिशियलाइजेशन और स्टेप 4 था प्रोसीजर। प्रोसीजर ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया। अब क्या रह गया? आउटपुट रह गया है। तो सर आउटपुट स्टेप 5 आउटपुट। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, हमारे केस के अंदर प्रिंट होगा, ठीक है। आउटपुट तो ये निकल कर ऑटोमेटिकली आ गया, पूरा प्रोसीजर जो बन रहा है ना, तो रिजल्ट इसके अंदर आ गया। हमारे केस के अंदर ये प्रिंट होगा, ठीक है। सो ये प्रिंट एफ क्या करता है? आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो ना, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ की फुल फॉर्म होती है प्रिंट फॉर्मेट, यानी किस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे, लेकिन ऐसे नहीं, आपको यहाँ पे कॉन्कैटेनेशन लाजमी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या होता था, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और अगर आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा में कोई टेक्स्ट नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखो और काम हो जाता था आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉन्कैटेनेशन करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी को अभी छोड़ दो, इसका क्या मतलब है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कंट्रोल एस, ये हमारा काम हो गया। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये काम कर रहा है एंड का। स्टेप 6 मैं F9 प्रेस करूंगा। फर्स्ट टाइम ये होने के अंदर मुझे कहता है, ठीक है, मैंने F10 प्रेस किया था, ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया था। अच्छा, अब देखो, जब भी किसी प्रोग्राम को आपने कंपाइल करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, तो आप F9 प्रेस करते हो। कीबोर्ड पे F9 की है, प्रेस करो, नीचे देखो ये कंपाइल हो गया, ठीक है। तो मैंने कंपाइल करना था, तो मैंने क्या किया, F9 प्रेस किया। अब जब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो मैं क्या प्रेस करूंगा, मैं प्रेस करूंगा F10। तो कंपाइल हो चुका है, अब F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस किया तो क्या आंसर आया, इसका में 9, यानी 5 + 4 = 9। तो ये सारा प्रोसीजर होकर हमें आंसर क्या मिला, आंसर हमें मिला है 9, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम हो, जो लगता हो कि यार पूछूंगा या पूछूंगी तो अजीब सा लगेगा, नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जी, अच्छा, परसेंटेज डी क्या है? परसेंटेज डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जब भी मैं किसी इंटीजर को लिख रहा होता हूँ, इंटीजर का मतलब होता है नंबर वाले जो आइटम्स होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, तीनों, नंबर 1, नंबर 2 और वेरिएबल, ठीक है। तो मैं जब भी इनको कहीं ना कहीं कॉन्केटिनेट करवा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इनको कॉन्केटिनेट करवाया था, ठीक है, तो मुझे परसेंटेज डी लिखना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज डी लिखा है। अब ये डिफरेंट होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी इसी मौजू पर है कि नेक्स्ट क्लास में हम यही देखेंगे कि आपने किस किस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करना है और कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड पूछे। हम्म, नहीं 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 नहीं, अगर आपके जितना भी बड़ा प्रोग्राम होता है ना, आपका प्रोग्राम जितना भी बड़ा, लेट्स से आपका प्रोग्राम है 2.5K लाइन्स का, यानी 2500 लाइन्स का, तब भी आपके प्रोग्राम के अंदर ना 6 स्टेप्स ही होते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ से मुझे जाना है, ठीक है, यहाँ से मुझे जाना है लाहौर, ठीक है, और यहाँ से मुझे जाना है, लेट से दो दो लोग हैं, एक को जाना है यहाँ से लाहौर और एक को जाना है यहाँ से लंदन, ठीक है। अच्छा, लेट से डायरेक्ट फ्लाइट है हमारे पास लंदन की, ठीक है। होगा क्या, मैं स्टेप्स परफॉर्म करूँगा यहाँ से एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट से लाहौर के, लाहौर से जहाँ मुझे जाना है वहाँ के, 3-4 स्टेप्स में हो गया काम। 1, यहाँ से एयरपोर्ट। सेकंड, एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट। 2, 3, लाहौर एयरपोर्ट से मेरी डेस्टिनेशन, जहाँ जिस घर मुझे जाना है।
और जिस बंदे को लंदन जाना है वो क्या करेगा, जगह बड़ी है, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, मे बी 8-10 घंटे उसको प्लेन में सफ़र करना पड़े, मेरा 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। वो जो वो जो रास्ता है वो तय करेगा, अराउंड 6-7 घंटे से प्लेन में रहेगा वो, ठीक है, लेकिन स्टेप्स कितने होंगे, उसके भी 3 ही स्टेप्स होंगे, यहाँ से प्लेन, प्लेन से लंदन एयरपोर्ट, यानी यहाँ से एयरपोर्ट कराची, यहाँ के एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट प्लेन के थ्रू 2 स्टेप्स, और तीसरा स्टेप कौन सा, वहाँ से घर, जिस भी जगह जाना है उसे। तो 3 स्टेप्स में वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच गया और 3 स्टेप्स में वो भी अपनी मंजिल पे पहुंच गया। अब प्रोग्राम जितना भी बड़ा हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों को ये सब कुछ ऐसे ही ब्रेक करके दिखाया करूं कि बेटा देखो ये स्टेप्स इस तरह से ब्रेक किए जाते हैं, ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को इन स्टेप्स में ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को इस तरह से ब्रेक करके दिखाऊं अपने स्टेप्स, ठीक है, कि देखो मैं इतना बड़ा प्रोग्राम भी ना इन 6 स्टेप्स में ही ब्रेक कर रहा हूँ, या इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर भी स्टेप्स जो होते हैं वो 6 ही होते हैं। मैं ट्राई करूंगा, देखिए देखते हैं क्या होता है, सही है। और कोई क्वेश्चन किसी का? लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐसे स्टेप्स ज़रूरी लिखें, मैं चाहूँ तो ना लिखूँ, आमतौर पर मैं नहीं लिखता, लेकिन अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे अभी इसलिए लिखना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरू की 1-2 क्लासेस में अगर आप लोग भी लिखना चाहो तो लिख लो, ताकि आप लोगों को याद रहे। स्टेप 1 दोबारा एक्सप्लेन कर दें, कोई मसला ही नहीं है, कर देते हैं। अच्छा, अब सही है, सही है। स्टेप 1 दोबारा देखो, स्टेप 1 का सीन ये होता है सामा, कि अब मुझे प्रिंट एफ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, स्टेप 1 की एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं तुम्हें कि किस तरह से मैं अपनी बात को सच साबित कर सकता हूँ। ये देखो, मैंने कंट्रोल एक्स किया और मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ कंपाइल करने के लिए, F9। देखो नीचे एक एरर आया है, ये एरर ये कह रहा है कि आपने क्या किया है, देखो क्या कह रहा है, इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ, यानी ये कह रहा है कि आपने एक ऐसे बिल्ट इन फंक्शन की जो डिक्लेरेशन की है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, इनकम्पेटेबल है, वो कोई इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो इनकम्पेटेबल है, वो है ही नहीं यहाँ पे, और आपने उसकी डिक्लेरेशन की है, ठीक है, यानी इसको उसकी डिक्लेरेशन या उसका जो सीन है ना इसको मिल नहीं रहा है। अब कैसे मिलेगा इसको ऐसे मिलेगा F9, और एरर गया, क्यों गया एरर, क्योंकि जो stdio.h है ना, ये लाइब्रेरी कहीं ना कहीं बनी हुई है, यानी ऐसा ही बड़ा सारा बहुत सारी लाइंस का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, और एच जो है एक्सटेंशन होती है लाइब्रेरी की, तो कहीं ना कहीं ये लिखा गया होगा। अब जहाँ पे भी लिखा गया होगा ना, वहाँ पे प्रिंट एफ डिक्लेयर किया गया होगा, बताया गया होगा कि भाई प्रिंट एफ जब भी कोई यूज़ करे तो उसको इस तरह से वैल्यूज गिवन होंगी, ऐसे उसको यूज़ किया जा सकेगा, इस तरह से उसमें काम किया जा सकेगा, ठीक है, ये जितना भी सीन प्रिंट एफ का हो सकता है वो यहाँ पे बता दिया गया है। अब इस लाइब्रेरी के अंदर गिवन है, अब मैं तो खुद से लाइब्रेरी लिखने बैठूंगा नहीं कि प्रिंट एफ का फंक्शन लिखना है या प्रिंट एफ को यूज़ करना है, तो उसके लिए उसका पहले फंक्शन लिखो, फिर उसको जाके कहीं ना कहीं से यूज़ करो और फिर उसको अवेल कर सको, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बना बनाया फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे stdio.h को यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चलो इंटरनेट के ऊपर देखते हैं stdio.h लाइब्रेरी, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डेवलपर्स ने पहले बनाया हुआ है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है। अब देखते हैं, सी लाइब्रेरी stdio.h ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन इन्होंने भी दिया हुआ है, गूगल भी आपको ये बता रहा है इनपुट और आउटपुट के ऑपरेटर्स होते हैं। इवन stdio.h क्या है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और आई का मतलब होता है इनपुट, और आउटपुट का मतलब क्या होता है, ओ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी होती है ये, ठीक है। अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे भी इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी सारा अवेलेबल है, ठीक है। इवन इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ये फ्लैश टू फ्लैश के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती हैं। सी के फंक्शन है stdio.h के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये सब कुछ stdio.h के अंदर मौजूद है, ठीक है। लाइब्रेरीज देखनी है तुम्हें, ये सब कुछ मिल जाएगा। अब हमें जैसे जैसे जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी ना अपने थ्रू आउट आर लेक्चर्स, हम उनको उस तरह से यूज़ किया करेंगे, यानी फर्ज करो किसी के अंदर मुझे stdio.h की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे मैं stdio.h को यूज़ करूँगा, किसी के अंदर मुझे किसी और वेरिएबल या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ मैं उसे यूज़ करूँगा, सही। प्रॉब्लम को यहाँ तक,
अच्छा जरा आप, हाँ ये वेरिएबल को कौन कैटिनेट कर रहा है? जावास्क्रिप्ट याद है तुम्हें? वहां पे प्लस का साइन लगा के हम वेरिएबल के साथ टेक्स्ट को लिखा करते थे, याद है? ठीक है, वो जो काम यहाँ करते थे ना, या अगर मुझे सी लैंग्वेज में वो काम करना है तो मुझे इस तरह से करना है वो काम। मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये प्रिंट एफ है, मैंने कहा था ये प्रिंट फॉर्मेट होता है, तो मुझे प्रिंट फॉर्मेट देना था, तो प्रिंट फॉर्मेट मेरा कुछ इस तरह था। सबसे पहले लिखा हुआ है दी सम इज, और फिर लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से फॉर्मेट का डेटा यहाँ पे लेकर आऊँगा, ठीक है? फॉर्मेट स्पेसिफायर से मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मेट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो मैं परसेंटेज डी यानी इंटीजर यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मुझे वो इंटीजर में यहाँ पे बयान करना है ना इसी लाइन के अंदर, कि जो इंटीजर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, यानी इंटीजर होगा, वो टेक्स्ट होगा या कौन सी चीज़ होगी। तो मुझे, मैंने कहा इंटीजर टाइप है जब परसेंटेज डी से, तुम्हें पता नहीं चल रहा। तो प्रोग्राम ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने परसेंटेज डी बता दिया, लेकिन ये भी तो बताओ कि वेरिएबल का नाम क्या है। मैंने कहा भाई रिजल्ट नाम है उसका। तो इसने कहा कि बस लिख दो यहाँ पे कॉमा डाल के। मैंने कॉमा दिया और यहाँ पे रिजल्ट का नाम लिख दिया। हुआ क्या, मेरा वेरिएबल का नाम जो है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, और अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी। सही। बिल्कुल, क्यों नहीं आ रहा? ये देखो, दी सम इज 9, दो वैल्यूज जब ऐड होंगी तो सम क्या आएगा? 9, यानी 5 + 4, तो क्या होगा आंसर? 9। रिजल्ट को प्रिंट करना है ना मुझे, तो ये फिर 9 नहीं लिखा हुआ आएगा। 9 कैसे आ रहा है? मैंने तो परसेंटेज डी लिखा हुआ है, 9 कैसे आ रहा है? सोचने वाली बात है, सोचो। 9 लिखा हुआ है कहीं यहाँ पे? मैंने तो नहीं लिखा हुआ, तो फिर रिजल्ट में 9 कैसे आ रहा है? परसेंटेज डी से आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 5, num2 4, num1 प्लस num2 क्या बना? 9। मैंने यहाँ पे जब रिजल्ट लिखा, रिजल्ट में ये दो वैल्यूज का एडिशन आ गया, और जब मैंने रिजल्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ आ रहा है। समझे? यहाँ पे रिजल्ट में 9 लिखा हुआ आ रहा है, ये सीन। अच्छा, किसका क्या क्वेश्चन है? सही है। तो भाई ये सारा मसला है कि हम इस तरह से समझते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। एक प्रॉब्लम क्या, क्वेश्चन है जो मैं छोड़ देता रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करना है। आपके पास पूरा वीक है, आप लोग इंटरनेट से सर्च करो, आपको मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। मैं बता देता हूँ, जहाँ नोट पैड की फाइल लिखी थी ना, यहीं पे एक प्रॉब्लम भी सेव कर देता हूँ। वी हैव टू वेरिएबल्स, ये टू में, ऐसा ना हो ना कि कोई समझे टू वेरिएबल का नाम ही टू है। टू वेरिएबल्स, वन इज ए इज बी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5 और बी बराबर है 4 के। ठीक है, अब ए 5 है और बी 4 है, आपने ये बताना है, और आपको आंसर क्या लेकर आना है, यानी ए 5 है बी 4 है। ठीक है,
और आपको आंसर क्या लेकर आना है, आपको आंसर लेकर आना है। अब आपने क्या करना है, शुरू से आपने स्टार्ट करना है लाइब्रेरीज वाला काम। लाइब्रेरीज के बाद आपने डिक्लेरेशन करनी है ए बी की, ए और बी को डिक्लेयर करना है। फिर ए के अंदर फिर इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप करना है। ए के अंदर आपने 5 रखना है, बी के अंदर आपने 4 रखना है। आपको रिजल्ट क्या प्रिंट करना है, रिजल्ट में आना ये चाहिए, यानी कोड इस तरह का हो कि आपका रिजल्ट, आप सिर्फ ए और बी प्रिंट कर रहे हो, लेकिन प्रिंट क्या हो, प्रिंट हो ए में 4 और बी में 5। सही है। Result should be like this. A is equals to 4, 5. रिजल्ट इस तरह से होगा। ठीक है, करना क्या है, यू हैव टू स्वैप स्वैप ऑफ बोथ। आपको एक दूसरे से इनको स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है इधर की वैल्यू उधर और उधर की वैल्यू इधर। ठीक है, ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में। सेव कर देता हूँ। ठीक है, होमवर्क एच डब्ल्यू। सही है भाई। तो एच डब्ल्यू के नाम से हमने फाइल बनाई है, और ये आप लोगों ने काम करना है घर से। ठीक है, याद से करना है काम। मैंने कंडीशन बहुत ज़्यादा वाजे कर दी है। किसी को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन तो मुझे बता दे। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ ले भाई। माइक अपना ओपन कर ले, मुझसे पूछ ले। मैं यही बैठा हूँ। मैं एक मिनट बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है फिलहाल आज के लिए। ठीक है, अभी टाइम हमारे पास कम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया।